तो अभी तक जो हमने आपसे पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि जो गियर होता है उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, उनको हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताया था। लेकिन ये जो गियर होता है, ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है, एक कंपोनेंट होता है। और इस ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं गियर के अलावा। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये क्यों लगाए जाते हैं, कहने का मतलब हो गया कि अगर ये ट्रांसमिशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों है। अब एक क्वेश्चन ये भी तो अराइज हो सकता है कि जो इंजन की पावर है वो डायरेक्ट आप पहियों पर भेज दीजिए, तो ये जो बीच के जो ट्रांसमिशन सिस्टम में सारी चीज़ें कंपोनेंट जो लगाते हैं, ये लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, क्यों लगाते हैं इतना सारा। तो उसका जो है उसी के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है, आइए पहले देखते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में। ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें इसकी जो रिक्वायरमेंट है क्यों होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम क्यों होती है। पहला, टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट इंजन विथ पावर ट्रेन। वो भी इस तरीके से नहीं है, जो कनेक्ट और डिसकनेक्ट करेंगे स्मूथली कनेक्ट और डिसकनेक्ट, है ना। तो टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट इंजन with power train smoothly। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि हम उस पे इंजन और जो ड्राइव व्हील है उस पे हम अलग अलग तरीके से लीवरेज हम ले सकते हैं, अलग अलग टॉर्क के साथ अलग अलग आरपीएम हम ले सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट इस पे आता है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो टू प्रोवाइड वेरीड लीवरेज। लीवरेज बिटवीन द इंजन and the drive wheel। ये दूसरी बात आ गई। तीसरी बात जो आती है कि अगर हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं अगर इंजन की पावर को पहियों से, व्हील से, तो शायद जो अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में या बैक डायरेक्शन में कार को ले जाना चाहते हैं तो वो ना ले जा पाते। तो अगली बात जो आती है, तो टू ट्रांसमिट इंजन पावर इन अपोजिट डायरेक्शन, जिससे हम गाड़ी को बैक डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, एट वेरीड एंगल एंड लेंथ। एट वेरीड एंगल एंड लेंथ, ठीक है। और एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, और इंजन की जो पावर है ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है, ये तो आई बात। उसके साथ साथ क्या है कि जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है वो लगाते हैं, उससे भी जो है इंजन की पावर को हम 90 डिग्री पर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, करते ही हैं उसमें। अभी हम आगे प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में फिर से भी बताएंगे, आपको पहले भी बताया है उसके बारे में। तो और अगली बात क्या है, अगली चीज़ ये है कि जो अलग अलग टॉर्क या स्पीड हमको मिलती है वो इसी ट्रांसमिशन सिस्टम की
वजह से मिलती है। तो टू प्रोवाइड डिफरेंट टॉर्क एंड स्पीड। ये इसके मेन काज हैं जिसकी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट है हमको ट्रांसमिशन सिस्टम की। ट्रांसमिशन सिस्टम के जो होते हैं वो वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेन 8 कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वो क्या क्या हैं उनके बारे में ज़रा देखिए, वो क्या क्या है मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये क्या क्या है कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट। आइए देखते हैं। इसकी पहला कंपोनेंट जो होता है, आप जैसे जब इंजन की पावर ट्रांसफ़र होती है तो पहला कंपोनेंट तो क्लच ही आता है प्लस सीक्वेंस में। दूसरी सीक्वेंस में जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो आता है गियर बॉक्स। उसी सीक्वेंस में जो तीसरा कंपोनेंट आता है वो आता है प्रोपेलर शाफ्ट। और फिर उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट के आगे पीछे जो लगा हुआ होता है वो यूनिवर्सल जॉइंट होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। यूनिवर्सल जॉइंट आपको बता भी चुके हैं इसके बारे में, नहीं बताया तो भी बताएंगे आगे। फिर उसके बाद अगला आता है फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव मोशन को जो है बेवल गियर लगा करके इसमें 90 डिग्री पर ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला आता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल जो होता है ये जब व्हीकल कर्व शेप में जो है मुड़ रही होती है किसी भी रोड पर, तो उस केस में जो इनर व्हील होता है उसको कम आरपीएम की ज़रूरत होती है और आउटर व्हील जो होता है उसको ज़्यादा आरपीएम की ज़रूरत होती है। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंशियल लगाया जाता है यहाँ पर, जिस समय वो गाड़ी टर्न ले रही होती है, मुड़ रही होती है किसी भी रोड पर। अगला आता है टॉर्क ट्यूब। टॉर्क ट्यूब जिसके थ्रू हम टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। और फिर उसके बाद सबसे आखिरी में जो होगा वो आ जाएगा रोड टायर या रोड व्हील। रोड व्हील कह लीजिए, रोड व्हील्स। कई व्हील होते हैं, कई व्हील्स हो गए। तो ये तो मेन कंपोनेंट है ट्रांसमिशन सिस्टम। पूरा ये सब मिला करके, सब सारे कंपोनेंट्स को मिला करके ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। फिर अब टाइप कितने तरीके के होते हैं इसके पहले भी थोड़ा बहुत हम बात कर चुके हैं, लेकिन टाइप्स के बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए यहाँ पर भी। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है ज़रा देखिए। ये टाइप्स में जो आती है बात वो है, पहले तरीके का जो होता है वो होता है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल जो होता है, ज़्यादातर जो व्हीकल्स होती हैं उनमें यही लगाया जाता है मैकेनिकल टाइप का। तो मैक्सिमम जितनी भी व्हीकल आप देखेंगे करीब 80 to 90% में मैकेनिकल ही इस समय आजकल चल रहा है। धीरे धीरे इसको शिफ्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक की तरफ, हाइड्रोलिक की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ। लेकिन अभी जो है ये फ़िलहाल आपको जितनी भी पुरानी व्हीकल्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर वही सब इस समय रोड पर चल रही हैं, तो उनमें सब में मैकेनिकल ही देखने को मिलता है। तो उसमें मैकेनिकल में जैसे आप लोगों ने देखा क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया और बाकी इसमें एक्सल, डेड एक्सल, लाइव एक्सल, ये सब हम आगे भी इसके बारे में भी बताएंगे कि डेड एक्सल क्या होता है, लाइव एक्सल। डेड एक्सल वो होता है जिसके ऊपर इंजन की पावर नहीं जाती, और लाइव एक्सल क्या होता है जिसके ऊपर इंजन की पावर जाती है, जिसके जो एक्सल इंजन की पावर की वजह से रोटेट करता है या व्हीकल को प्रोपेल कराता है। और दूसरा जो है वो हाइड्रोलिक आ जाता है। हाइड्रोलिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। मैकेनिकल में तो सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस पड़ती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हाइड्रोलिक के बिना जो बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं, मशीनें हैं, सब इसमें जो है वो सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वो उनकी कल्पना ही नहीं करी जा सकती।
इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फ्लूइड कपलिंग हम अभी आपको आगे बताएंगे। इसको फ्लूइड कपलिंग क्या होती है, जिसमें वही होती है फ्लूइड कपलिंग की वजह से ही टॉर्क कन्वर्टर की फंक्शनिंग होती है। टॉर्क कन्वर्टर हो गया। तीसरे तरीके का जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये सब जो होते हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये पहले शुरू में भी तो यूज़ होते थे, अब बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जाता है। कहीं कहीं सॉलिनॉइड के रूप में जो है यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम में इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये यूज़ में नहीं है, तो ज़्यादा नहीं है यूज़ में। लेकिन अगर हम फुली ऑटोमेटिक बनाते हैं तो वहाँ इसको हम यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक के साथ कपलिंग करके एक साथ। तो क्योंकि सॉलिनॉइड जो उसमें होता है वो एनर्जाइज्ड होता है, फिर एक्चुएट करता है, उससे जो है वॉल्व खुलते हैं बंद होते हैं, हाइड्रोलिक वॉल्व्स वहाँ पर उन जगहों पर यूज़ किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने आपको ये बताया कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्यों होती है, ट्रांसमिशन सिस्टम की मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और टाइप्स कितने टाइप के जो है ये ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। मैकेनिकल के बारे में हम बता भी रहे थे आपको, ज़रा एक बार आपको एक फ्लो डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं कि मैकेनिकल में किस तरीके से होता है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है और जानना चाहिए। तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन में एक हम फ्लो डायग्राम बनाने जा रहे हैं कि कैसे ये फ्लो डायग्राम है, ये कैसे पावर फ्लो करती है एक्चुअल में। तो जो पावर फ्लो करती है वो कैसे करेगी ज़रा देखिए। तो इस फ्लो डायग्राम में सबसे पहले देखिए इंजन पावर है ना, ये इंजन पावर, क्योंकि मेन तो यही उसका हार्ट है ऑटोमोबाइल सिस्टम का, जिसको हम इंजन बोलते हैं। दिस इज़ द हार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल सिस्टम। फिर इससे जो पावर फ्लो करेगी वो फ्लाईव्हील के थ्रू क्लच में आएगी। फिर उसके बाद जो पावर फ्लो करेगी आगे क्लच के बाद फिर आएगी वो गियर बॉक्स में। फिर उसके बाद गियर बॉक्स से जो प्रोपेलर शाफ्ट होगा वो यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू जुड़ा हुआ होगा, तो ये हो जाएगी प्रोपेलर शाफ्ट। फिर उसके बाद यहाँ से जो आएगी पावर फ्लो करके, फिर प्रोपेलर शाफ्ट के साथ वही समझ लीजिए कि यूनिवर्सल जॉइंट भी लिख देते हैं। चलिए यूनिवर्सल जॉइंट या यूनिवर्सल कपलिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया। फिर उसके बाद फाइनल ड्राइव में आ जाएगा। फाइनल ड्राइव जैसे पावर को हम बेवल गियर के थ्रू 90 डिग्री पर ट्रांसफ़र करेंगे। फिर आ जाता है डिफरेंशियल बताया डिफरेंशियल के बारे में क्या होता है। डिफरेंशियल हो गया। फिर उसके बाद हाफ एक्सल्स हो गया। हाफ एक्सल्स, ये हाफ एक्सल्स इसीलिए रखे जाते हैं डिफरेंशियल के साथ कि कभी इनर व्हील पर जो है जब रोटेशन के वक्त जो है जो अंदर साइड का इनर साइड जो व्हील्स होते हैं उनका आरपीएम कम होना चाहिए और आउटर साइड का आरपीएम ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए दोनों हाफ एक्सल इसीलिए रखा जाता है कि उसको हम आसानी से उससे प्रोवाइड करा सकें। वो भी हम आगे के मैकेनिज्म में सब सारी बातें हम क्लियर कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें क्या होती हैं। और फिर लास्ट में जो पावर होती है वो व्हील पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये इसका फ्लो डायग्राम है। आप देख रहे हैं फ्लो डायग्राम, इंजन पावर, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट्स, फाइनल ड्राइव, डिफरेंशियल, हाफ एक्सल और व्हील। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ओवरऑल ट्रांसमिशन सिस्टम, हमने उसकी एक छोटी सी समरी दिया आपको। अब यहाँ पर आपको समझ में सारी बातें आ गई होंगी कि ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और कितने तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं। और मैकेनिकल वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वही सबसे ज़्यादा यूज़ में है। और उसमें जो फ्लो होता है एक सिस्टमेटिक फ्लो, स्टेप बाय स्टेप, वो किस तरीके से पावर का फ्लो होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में, वो हमने आपको यहाँ पर दिखाया। और इस ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो यहाँ तक हम समझ में आ रहा है कि आपको जो है पूरी अच्छी बातें सब
पता चल गई होंगी इसके बारे में। अब हम गियर बॉक्स के बारे में तो बात कर चुके हैं आपसे इसके पहले वाले में लेक्चर्स में। अब हम आगे जो है इसमें क्लच के बारे में बात करेंगे कि क्लच किस तरीके से वर्क करता है, उसकी क्या फंक्शनिंग होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। डिटेलिंग हम क्लच के बारे में करने जा रहे हैं। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।